हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगी आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे कथा मंजूषा से क्लास 7 चैप्टर 5 अनमोल भेंट। चलिए चैप्टर रीड करते हैं, समझते हैं इस स्टोरी में क्या कहा गया है। रायचरण 12 वर्ष की आयु में ही एक सेठ का बच्चा खिलाने की नौकरी करने लगा था। समय बीतता गया, नन्हा बच्चा रायचरण की गोद से निकलकर बड़ा हो गया। यानी जिस बच्चे को वो संभालता था अब वो बड़ा हो गया है और वह स्कूल जाने लगा। वह स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज जाने लगा। अब वो स्कूल उसने पूरा कर लिया है, अब वो कहाँ जा रहा है, कॉलेज जाने की तैयारी में। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके अब वह एक उच्च सरकारी पद पर काम कर रहा था, यानी वो गवर्नमेंट जॉब करने लगा था, एक अच्छी पोस्ट पे था। समय बीतता गया, उसके द्वारा खिलाए गए बच्चे का फिर विवाह हो गया। अब उसकी शादी भी हो गई जिस बच्चे को वो संभालता था। किंतु रायचरण अब भी बच्चा खिलाता था। वह बच्चा उसकी गोद में पले अनुकूल बाबू का था। बच्चा घुटनों के बल चलकर घर से बाहर निकल जाता। रायचरण दौड़कर उसे गोद में उठा लेता तो वह रोता और अपने नन्हे नन्हे हाथों से रायचरण को मारता। रायचरण उसके साथ तोतली भाषा में बात करते हुए कहता, हमारा भैया भी बड़ा होकर मालिक की तरह जज साहब बनेगा। जब वह रायचरण को चन्ना कहकर पुकारता तो उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठता। वह दोनों हाथ पृथ्वी पर टिकाकर घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पर सवार हो जाता। उन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली पद्मा नदी के किनारे एक जिले में हो गई। यानी उनका तबादला मीन्स बदली, यानी उनकी पोस्ट कहीं और हो गई थी। नए स्थान की ओर जाते समय कलकत्ते से उन्होंने अपने बच्चे के लिए मूल्यवान आभूषण और कपड़ों के अतिरिक्त एक छोटी सी गाड़ी भी खरीदी। यानी उन्होंने बहुत महंगे कपड़े और उसके लिए आभूषण में ज्वेलरी खरीदी बच्चे के लिए, और उसके लिए गाड़ी भी खरीदी है खेलने के लिए। वर्षा ऋतु थी, यानी बारिश का समय आ गया था। कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। मूसलाधार यानी कंटिन्यूअसली जो बारिश होती रहती है। ईश्वर ईश्वर करते बादल छटे, यानी भगवान को सिमरते सिमरते बादल साफ हुए और बारिश रुकी। संध्या का समय था, यानी शाम हो गई थी। कई दिन से बालक को बाहर नहीं घुमाया था, यानी जो बारिश कंटिन्यू हो रही थी तो वो बाहर भी नहीं जा सक रहे थे। तो अब बारिश रुकी है तो वो क्या कह रहे हैं कि अब उस बच्चे को लेकर वो घूमने निकले थे। बच्चे ने बाहर जाने की जिद की, यानी उस बच्चे ने रायचरण उसे बच्चा गाड़ी में बैठाकर बाहर ले गया। रास्ते में खेतों में खूब पानी भरा हुआ था। बच्चे ने फूलों का गुच्छा देखकर जिद की। रायचरण ने समझाना चाहा पर बच्चा ना माना। विवश होकर रायचरण बच्चे का मन रखने के लिए फूल लेने गया। थोड़ा आगे जाने पर उसके पांव कीचड़ में धंस गए। इधर बच्चे ने दूसरी तरफ बहती हुई नदी की ओर देखा। वह गाड़ी से उतरा और नदी की ओर बढ़ गया। रायचरण फूल लेकर वापस आया तो देखा गाड़ी खाली है। उसने इधर उधर देखा। वह पागलों की भांति उसे ढूंढने लगा, लेकिन उत्तर में चन्ना की मधुर ध्वनि कहीं से भी सुनाई नहीं दी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। बच्चे की माँ को चिंता होने लगी। चारों तरफ बच्चा ढूंढने के लिए आदमी भेजे गए। इतने में रायचरण भी लौट आया। वह मालकिन के चरणों में गिरकर रोने लगा। वह बार बार कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम। सभी व्यक्तियों की यही राय थी कि बच्चे को पद्मा नदी ने अपने आंचल में ले लिया, यानी कि बच्चा नदी में बह गया है। उसकी मालकिन बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझसे जितनी मर्जी पैसा ले लो, पर मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। मेरी दशा पर तरस खाओ। यानी जो बच्चे की माँ है वो क्या कह रही है, वो समझ रही है कि रायचरण ने उसको किडनैप कर लिया या कहीं छुपा दिया है पैसों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। बच्चा नदी में ही डूब गया था।
और वो उस बच्चे के लिए उसकी माँ परेशान हो रही है और वो कह रही है कि मेरी दशा पर तरस खाओ, मेरा बच्चा वापस करो। रायचरण के पास कोई जवाब नहीं था। मालकिन ने क्रोध और आवेश में आकर रायचरण को घर से बाहर निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, वह माता के हृदय को शांत नहीं कर पाया, यानी एक माँ के हृदय को वो शांत नहीं कर पाए क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी। वह बार बार यही कहती, मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहने था, और इसी ने मजबूर होकर रायचरण अपने गांव वापस चला गया। क्या हुआ था कि अब वो बच्चे ने जो आभूषण यानी सोने के चीजें पहनी हुई थी, तो वो ये सोच रही है कि उसके लालच में उसने उसके बच्चे को कहीं ले जाकर छुपा दिया है। तो मजबूर होकर रायचरण अपने गांव वापस चला गया। उसके कोई संतान नहीं थी, यानी उसके कोई भी बेटा या बेटी कुछ भी नहीं था, और ना ही कोई संतान होने की संभावना थी। भगवान की कृपा से 1 साल बाद उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, यानी उसके एक पुत्र हुआ। उसकी पत्नी की मृत्यु पुत्र जन्म के समय ही हो गई, यानी जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया था तो उसकी माँ, उसकी बीवी गुजर चुकी थी। उसकी विधवा बहन ने उसके पुत्र का पालन पोषण किया, यानी जो उसकी बहन थी तो वो भी, उसके भी हस्बैंड नहीं था, तो उसने उसके बच्चे को पाला था, उसकी बहन ने। बच्चे ने जब चलना आरंभ किया तो वह घर से बाहर निकल जाता। जैसे ही रायचरण उसे पकड़ता, वह उसे नन्हे नन्हे हाथों से मारना आरंभ कर देता। उस समय रायचरण की आंखों के सामने अपने नन्हे मालिक का चेहरा आ जाता। बच्चे ने बोलना आरंभ किया तो वह अपने पिता को बाबा और बुआ को मामा उसी ढंग से कहने लगा जैसे कि वो उसके मालिक का बच्चा था, वैसे वो बच्चा भी उसको बोलने लगा जिस तरह से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। रायचरण उसकी आवाज सुनकर चौंक उठता। उसे पूरा विश्वास था कि उसके छोटे मालिक ने ही उसके घर में जन्म लिया है। उसके इस विचार को पुख्ता करने के 3 प्रमाण थे, यानी उसके इस सोचने पर उसको मतलब पूरा कॉन्फिडेंस था। उसके पास 3 ऐसे प्रमाण थे, ऐसे सबूत थे। एक तो यह कि वह उन्हें मालिक की मृत्यु के कुछ दिन बाद पैदा हुआ था, एक कारण ये था। दूसरा, उसके घर में संतान पैदा होने की उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसके यहाँ बच्चा हुआ, फिर भी भगवान ने उसे संतान दी। तीसरा, इस बच्चे के बोलने का ढंग उसकी संपूर्ण भाव भंगिमाएं, यानी पूरी जो उसकी हैबिट थी उस बच्चे की तरह ही थी, उसके नन्हे मालिक से मिलती थी। उसके लिए उसका बच्चा ही सब कुछ था। हर समय वह उसके देखभाल में संलग्न यानी लगा रहता था। उसे डर रहता कि कहीं उसके नन्हे मालिक की तरह वह बच्चा भी कहीं गायब ना हो जाए। वह बच्चे के लिए एक गाड़ी लाया, अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर बच्चे के लिए आभूषण बनवाए। वह उसे गाड़ी में बैठाकर प्रतिदिन वायु सेवन के लिए बाहर ले जाता था, यानी कि हवा खिलाने हवा जैसे बाहर घुमाने ले जाता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए, बच्चा बड़ा होने लगा। अधिक लाड़ प्यार और डांट फटकार के अभाव में वह बच्चा बहुत बिगड़ गया। वह किसी से सीधे मुंह बात ना करता। गांव के लड़के उसे लाट साहब कहकर छेड़ते, यानी कि जैसे कोई बच्चा होता है जिसे माँ बाप बहुत ज्यादा लाड प्यार से पालते हैं, उसे डांटते भी नहीं है, कुछ नहीं कहते। इसी तरह जिस तरह वो बच्चा बाहर जाता था, खेलता था, तो दूसरे बच्चे उसको बोलते थे। जब लड़का शिक्षा योग्य हुआ तो रायचरण अपनी छोटी सी जमीन बेचकर कलकत्ता आ गया। उसने दौड़ धूप करके नौकरी खोजी और अपने पुत्र को स्कूल में दाखिल करवा दिया, यानी उसने स्कूल में एडमिशन करवा दिया। कहाँ ले आया था वो? गांव से कलकत्ता आ गया था। उसको पूर्ण विश्वास था, पूरा भरोसा था कि बड़ा होकर फलन अवश्य ही जज बनेगा। उसका नाम क्या था? फलन अवश्य ही जज बनेगा। होते होते फलन की आयु 12 वर्ष हो गई। अब वह स्वयं पढ़ लिख सकता था। उसका स्वास्थ्य अच्छा था। शक्ल सूरत से भी वह धनी परिवार का लगता था। बनाव श्रृंगार का भी वह शौकीन था, यानी पूरा अच्छे से बन सवर के रहना, अच्छे कपड़े पहनना भी उसको
उसी चीज का शौक था। जब देखो दर्पण हाथ में लिए अपना चेहरा ही निहारता रहता था, यानी हाथ में शीशा लेकर अपने आप को देखता रहता था। अपने पिता की सारी कमाई अपने भोग विलास में ही खर्च कर दिया करता, यानी कि जो भी उसको चीज चाहिए होती या अपने शौक पूरे करने के लिए वो क्या करता था, अपने पिता के सारे पैसे खर्च कर देता था। रायचरण उससे प्रेम तो पिता की तरह ही करता था, किंतु उससे वर्ताव यानी उससे बिहेवियर उसका ऐसा था जैसे मानो उसका वह पुत्र ना होकर उसका मालिक हो। फलन भी उसे अपना पिता ना समझता था। फलन के छात्रावास यानी जब वह स्टूडेंट था के सभी छात्र रायचरण के गंवारपन का उपहास उड़ाते और फलन भी उनके साथ शामिल हो जाता, यानी वो जो गांव में मतलब रहा है तो उसी तरह से उसका जो बिहेवियर देखते थे तो वो कहते थे गवार है, ऐसे कहना उसके जो दोस्त होते थे कहते थे। तो वो फलन जो उसका जो पुत्र था वो भी अपने दोस्तों के साथ अपने पिता का मजाक उड़ाने में शामिल हो जाता था। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपए प्राप्त किया, जो कुछ भी उसके पास जमीन थी उसने जो बेच दी थी, उससे जो पैसे मिले थे उसे वह लगभग समाप्त हो गए थे। उसकी साधारण कमाई फलन के खर्चों को पूरा नहीं कर पाती, यानी कि अब उसके पास इतना कम पैसा नहीं होता था कि उसकी जरूरतों को पूरा कर सके। वह प्रायः जेब खर्च को पूरा करने और विलास की सामग्री तथा अच्छे अच्छे वस्त्रों के लिए झगड़ता रहता था। यानी कि अब वो क्या करता है फलन, कि उसको अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाप के पास अब पैसा नहीं है और ना ही उसको कोई किसी चीज की फिक्र होती थी। वो ऐसे ही बच्चों के साथ जैसे कि अमीरी के शौक रखते हैं, अच्छा पहनना, अच्छा खाना पीना, घूमना, ऐश-मौज करना, अब वो इस तरीके से बन चुका था जैसे अमीरों के बच्चे बिगड़े जो होते हैं वैसे ही वो बिगड़ चुका था। आखिर एक युक्ति रायचरण के मस्तिष्क में आई। युक्ति मीन्स एक आइडिया आया उसको, एक सोच आई। उसने नौकरी छोड़ दी और उसके पास जो कुछ रुपया शेष था, यानी जो कुछ भी अब पैसा उसके पास बचा था, फलन को सौंपकर बोला, फलन एक आवश्यक कार्य से मैं गांव जा रहा हूँ, बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम किसी बात से घबराना नहीं। रायचरण वहां से सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां पर उस समय अनुकूल बाबू जज के ओहदे पर थे। उनके और कोई संतान नहीं थी, उनका एक ही बेटा था, इसलिए उनकी पत्नी बीमार रहने लगी थी। इतने समय के पश्चात अपने वृद्ध नौकर को सामने देखकर वह हैरान रह गई। पुरानी सेवाओं का विचार करके उससे पूछा, क्या तुम फिर से हमारे यहाँ नौकरी करना चाहते हो? रायचरण ने मालकिन के चरण छूते हुए कहा, सरकार, आपके बच्चे को पद्मा नदी ने नहीं बल्कि मैंने चुराया था। अब वो क्या बोल रहा है कि जो बच्चा उसके पास है वो बच्चा उसी रायचरण का ही है, लेकिन उसकी जितनी भी ये हरकतें और जो आदतें थी वो इसके मालिक के बच्चे से मिलती थी। तो वो अपना बच्चा अब इस मालिक के बच्चे से क्या बोल रहा है कि वो नदी में बहा नहीं था, उसको मैंने ही चुराया था। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? उनकी पत्नी प्रसन्न यानी खुश होकर बोली, भगवान के लिए बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, मैं उसे परसों ले आऊंगा। रविवार का दिन था। जज साहब अपने मकान में बेचैनी से रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी उसका इंतजार कर रहे थे। उनसे समय काटे नहीं कट रहा था, यानी कि जो समय था वो बीत नहीं रहा था। कभी वह टहलने लगते तो कभी बैठ जाते। आखिर 10 बजे के लगभग रायचरण के फलन का हाथ पकड़े प्रवेश किया। अनुकूल बाबू की पत्नी फलन को देखते ही दीवानों की तरह उसकी ओर लपकी और उसे जोर से अपने गले लगा लिया। उसके नेत्रों में आंसुओं का समुद्र उमड़ पड़ा, यानी कि वो इतना रोई उस बच्चे को गले लगाकर। कभी आश्चर्य से उसकी सूरत देखती। फलन सुंदर था, उसके कपड़े भी महंगे थे। अनुकूल बाबू के मन में भी पुत्र प्रेम उमड़ा, यानी जो अनुकूल बाबू थे, जो जज था, तो उसको भी क्या हुआ, उसको उस बच्चे को देखकर अपने पुत्र को, मतलब जैसे उसका बेटा है वैसे ही उसको प्यार आया उसके ऊपर। पर तभी उनके मन में कानून भावना ने स्थान ले लिया, क्योंकि वो जज थे और शक करना तो उनकी हैबिट ही थी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सोचा, उन्होंने
रायचरण से पूछा, भला इसका क्या प्रमाण है कि यह बच्चा मेरा है? यानी इसका क्या इसका सबूत है कि यह बच्चा वही है जो तुम घुमाने ले गए थे और वापस नहीं लाए थे, जो नदी में डूब गया था? क्या सच्चाई है? रायचरण ने उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं क्या दूं सरकार? इस बात का ज्ञान तो परमात्मा के सिवाय और किसी को नहीं हो सकता कि मैंने ही आपका बच्चा चुराया था। अनुकूल बाबू को इस गवार की बात पर और क्रोध आ गया। वह बोले, नहीं, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ कृतघ्नता की है, यानी कि तुमने मेरे साथ छल किया है, तुमने मेरे साथ दगा की है, धोखा दिया है। रायचरण ने फिर कहा, सरकार मेरा कुछ अपराध नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। अनुकूल बाबू ने तैयारियों पर बल डाला और कहने लगे, तो फिर किसका अपराध है? रायचरण ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य का। परंतु शिक्षित व्यक्ति भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भाग्य पे भरोसा नहीं करते ज्यादा। फलन को जब पता चला कि वह वास्तव में एक धनी व्यक्ति का पुत्र है, यानी कि वो एक अमीर बाप की औलाद है, तो उसने क्या सोचा, तो उसे भी रायचरण की चेष्टा पर क्रोध आया। किस पर? रायचरण जो गांव में उसको पाला था, उसी का बेटा था, तो उसके ऊपर उसको गुस्सा आ रहा है और वो क्या सोचा है कि इतने दिनों तक उसे कष्ट में क्यों रखा। फिर रायचरण को देखकर उसे दया भी आ गई और उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी आप इसको क्षमा कर दीजिए। यदि आप इसको अपने साथ नहीं रखना चाहते तो इसकी थोड़ी पेंशन कर दीजिए, यानी इसको थोड़े से पैसे, मतलब इसके थोड़े से पैसे जो है मतलब बांध दीजिए कि इसको थोड़े थोड़े पैसे मिलते रहे पेंशन की तरह। इतना सुनने के बाद रायचरण ने अंतिम बार अपने पुत्र को देखा और अनुकूल बाबू की कोठी से चुपचाप निकलकर कहीं चला गया। महीना समाप्त होने पर अनुकूल बाबू ने कुछ रुपया रायचरण के नाम उसके गांव के पते पर भेजा, किंतु मनी ऑर्डर लौटकर वापस आ गया, क्योंकि उस गांव में अब इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता था। ओके बच्चों, आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करूंगी कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप मेरे चैनल पे नए आते हैं और वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर एक आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपको पता चल जाए कि मैंने चैप्टर अपलोड कर दिए हैं।